अस्सलाम वालेकुम। नीट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कम से कम 2 साल की लग कर मेहनत चाहता है। इसके पहले इसको क्लियर करना एक मुश्किल टास्क है। अब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने और टॉप रैंकर्स में आने की मेहनत अब से यानी कि अब यहाँ से जो 5 महीने बचे हैं वो करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल में क्या करना होगा, आइए इस आज की हम वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ लोगों ने स्टडी प्लान्स, रिसर्च तैयार की है, उसके हिसाब से हम यहाँ समझेंगे। अब इसमें रिसेंटली एनसीईआरटी ने सिलेबस बदला है। वैसे आपने अब तक तो उम्मीद है कि जान ही लिया होगा कि बदलाव कोई पैनिक करने वाले नहीं है, बल्कि सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया है, कुछ पैटर्न में हल्का सा माइनर चेंज है। सबसे पहले अब तक की आपकी हुई तैयारी और आने वाले वक्त के हिसाब से ये तय कर लीजिए कि कब तक आप सिलेबस ख़त्म कर लोगे। मैं ये मानकर ही वीडियो बना रहा हूँ कि आप नीट प्रिपरेशन में ऑलरेडी स्पीड अप है अपने हिसाब से, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप इसे फरवरी से आगे ना लेकर जाएं। अपने हिसाब से तय करने में आप अप्रैल लेके जाएंगे तो मई में तो एग्जाम है, ताकि फिर आपको रिवीजन करने का ठीक से टाइम मिले। तो फेब एंड तक आप कैसे प्लान करते हैं सिलेबस एंड का, वो देखिए। आपको इसमें टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को देखना होगा। पूरा का पूरा कॉपी आप नहीं करेंगे उस स्ट्रैटेजी को, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है जो आपको काम में आएंगी। तो खासतौर से टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को देखिए। पिछले साल जो हमारे इंस्टीट्यूट स्कॉलर शाहीन अकेडमी के टॉपर्स थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर किया है। वो हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हुए उन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में 670 मार्क्स लेकर आए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सेल्फ एनालिसिस, प्लान और उसके बाद लगकर मेहनत करना, ये एक बेसिक फीचर होता है कोई भी अचीवमेंट का, कोई भी रिजल्ट लाने का। लेकिन करना क्या होगा? सबसे पहले और सबसे अहम जो चाहिए कि कोई स्टडी मॉड्यूल्स आपके पास हो, चाहे कोई आप रेफर करते हो। आप एनसीईआरटी बुक्स को रेफर किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो कुछ एग्जाम आने वाला है, जो मेन पेपर होगा आपका, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। टॉपिक को समझने के लिए आप अपने स्टडी मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स रेफर करना कंपलसरी है। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाहिर सी बात है कि आप एक ओएमआर एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। फाइनली आपको तो क्वेश्चन का आंसर ही टिक करना है। कंसेप्ट ज़रूरी है ताकि ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप चेक कर सकें, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको एग्जाम प्रैक्टिस के जरिए ही होगी। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गलती कभी मत कीजिए कि अभी सिर्फ कंसेप्ट हम पढ़ते हैं और लास्ट में सारे कंसेप्ट खत्म होने के बाद फिर हम एक साथ जो है वो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करेंगे। बल्कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा तो एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको कंपलसरी है। हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मौजूद होती है। एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें चैप्टर के एंड में जो है बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। इसके सॉल्व एक्सरसाइजेज भी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर इसके साथ आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को भी रेफर करना होगा, उसको भी फॉलो करना होगा। इससे आपको उस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस और उस टॉपिक से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस अंदाज से आए हैं, कैसे एनटीए ने पूछा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तो अब ये देखिए कि कितने और क्या क्या गलत हुए। एक पिछले वीडियो में हमने मिस्टेक बुक की बात की थी, तो मिस्टेक बुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपसे गलती हुई थी, वो गलती को उसमें नोट कीजिए, क्यों गलती हुई थी उसको भी उसमें लिखिए, और अब आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आगे गलती ना हो, वो आपके लिए बुक ज़रूरी होगी। उसी से आप अपनी ग्रोथ को जो है वो रेफर कर सकेंगे। जैसी गलती होने की वजह ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर आंसर टिक कर देना है, ऑप्शंस आपने ठीक से नहीं देखे, वो हो सकता है, या जो कंसेप्ट पर क्वेश्चन था वो कंसेप्ट आपका कमजोर था, या आपने गलत समझा था, या उसको ठीक से टाइम नहीं दिया था। ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ब्रेकअप गलतियों को डिफाइन करने की। तो आप अपनी मिस्टेक बुक में लिखोगे कि फला तारीख को ये टॉपिक के टेस्ट में मुझसे ये 3 क्वेश्चन गलत हुए और उसकी ये वजह थी, ये रीजंस थे। अब अगर वजह कंसेप्ट वीक होना थी तो आप कंसेप्ट पर काम करेंगे, अगर वजह जल्दबाजी थी तो आप वो टाइम पर काम करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने का काम करेंगे, किसको कैसा कितना टाइम देना है आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम भी ना जाए, आपको ये भी देखना होगा, इसलिए कि टाइम फोकस की एग्जाम होता है। जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो ये दिमाग पर प्रिंट भी हो जाता है और आपको याद भी रहता है। तो आपको लिखना है, कहीं डिजिटली इसको नोट नहीं करना है। फिर ये कि जब इस तरह यूनिट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। आप चैप्टर वाइज के अलावा यूनिट वाइज टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको सिलेबस की साइज को बढ़ाना है। पुराने डेटा के हिसाब से चेक करना कि मिस्टेक रिपीट हुई या अब वो मिस्टेक ठीक हुई है।
जब यूनिट वाइज टेस्ट देंगे या आप मॉक टेस्ट देंगे तो छोटे छोटे गैप्स जो है वो जैसे 20-20 मिनट के अलार्म आप रखेंगे, जिसमें ये चेक करना होगा कि इतने टाइम में आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप की है। तो ये भी मैनेजमेंट आपको प्लान करना होगा। इससे टाइम मैनेजमेंट आएगा और 3 घंटे में बिना पैनिक हुए आप कैसे पूरे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ आपको रिवीजन हर चैप्टर के साथ ही करना होगा। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। सब खत्म होने के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी डेफिनेटली नैया डूबेगी। आपको हर चैप्टर के खत्म होने पर फर्स्ट रिवीजन, फिर हर यूनिट के खत्म होने पर सेकंड रिवीजन, ऐसे आपको मल्टीपल रिवीजन्स के स्टेजेस बनाना होंगे। ये देखिए कि इस तरह के एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट, जेईई, यूपीएससी वगैरह, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेना, मल्टीपल रेफरेंसेस पढ़ लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 40% टाइम जो है वो कंटेंट हासिल करने में लगाएंगे तो 60% टाइम आपको रिवीजन में लगाना कंपलसरी है। मेजर टाइम जो है वो रिवीजन पर फोकस करने की बात कही जाती है। अगर मुमकिन हो तो अपनी राइटिंग में हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए। सिर्फ रीड करते हुए हाईलाइट करने की प्रैक्टिस मत बनाइए, ये बहुत अहम है। जो आप खुद से अपनी लैंग्वेज में कंसेप्ट को लिखेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा, समझ में आएगा। तो अपनी हैंड राइटिंग में कंसेप्ट को लिखने की आदत डालिए। तो ये शॉर्ट कुछ टॉपिक्स थे कि सबसे पहले आपको मिस्टेक बुक बनाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, आपको डेट डिक्लेयर करनी है कब तक आप अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे ताकि रिवीजन कर सके। आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने होंगे, आप सिंगल रिवीजन पे नहीं रुकेंगे। आप जैसे जैसे टेस्ट देंगे तो टेस्ट में सिर्फ आप मार्क्स को नहीं देखेंगे बल्कि टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, या फिजिक्स को कितना टाइम दिया, केमिस्ट्री को कितना गया, बायो को कितना गया। इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करके आप रेगुलरली ग्रोथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद होगी कि आप जो है बहुत अच्छे रैंक्स के साथ ये एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर और कुछ स्पेसिफिक टिप्स के साथ हम दोबारा इस चैनल पर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।